Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 4th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 4 मार्च 2021 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स देखने को मिलेगा, यहाँ पे टाइप कर देना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये चैनल मिल जाएगा। और अगर देखो इस तरीके से आपको लोगों को ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, मतलब कि वो इस चैनल का लिंक दे रखा है। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करोगे चैनल ओपन हो जाएगा, ये इसको ज्वाइन कर सकते हो। देखो मैं बार बार इतना ज्वाइन करने को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर का वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप लोगों को मैप में जाकर देखना है रवांडा को, कहाँ पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, किस किस से बाउंड्री शेयर करता है, और अच्छी तरीके से मैप में देखने के बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। नाउ पेज नंबर 1 पर आते हैं। यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स देखेंगे। सबसे पहला आर्टिकल ये देखोगे, इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चलो मैं एक आइडिया आप लोगों को दे देता हूँ। तो जो शशिकला जी हैं उन्होंने अनाउंस किया है, उन्होंने डिसीजन ले लिया कि जो पॉलिटिक्स है वो उससे विड्रॉ कर रही हैं, पॉलिटिक्स से बाहर निकल रही हैं। ओके, तो शशिकला जी कौन है? तो आप कह सकते हो जया ललिता जी की एड हैं, मतलब कि एक तरीके से असिस्टेंट हैं। और जया ललिता कौन थी? ये एक फॉर्मर, आप कह सकते हो चीफ मिनिस्टर थी तमिलनाडु की। ठीक है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थी तमिलनाडु की, तो इनकी असिस्टेंट हुआ करती थी। अब यहाँ पर ये भी क्या कर रही हैं, विड्रॉ कर रही हैं पॉलिटिक्स से। खैर इंपॉर्टेंट आर्टिकल इतना है नहीं, तो छोटा सा आइडिया लेना था, मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। अब यार देखो, कोविड-19 पैंडमिक से रिलेटेड इतने आर्टिकल आ रहे हैं। पूरा साल हमने साल 2020 में पूरा पैंडमिक से रिलेटेड बातें करी हैं, उसके बाद वैक्सीन्स के बारे में बातें करी हैं। इस साल भी हम लोग वही काम कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स आप लोगों को देखने को मिलेगा वैक्सीन से रिलेटेड हैं। तो अगेन उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल आया है। बात करी गई है कोवैक्सीन अपनी 81% तक एफिकेसी दिखा रही है, यानी जो काम कर रही है कोवैक्सीन वो काफ़ी बढ़िया है, 81% तक एफिशिएंटली वर्क कर रही है और अपना काम तो कर ही रही है। साथ ही साथ देखो जो कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स फैल रहे हैं जो काफ़ी डेंजरस है, उनके अगेंस्ट भी काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। यानी कि कुल मिला के कहा जा रहा है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है कोवैक्सीन का, जो कि आज के टाइम पर हम लोग इसके शॉट्स दे रहे हैं हमारे पीपल ऑफ इंडिया को। उसके बाद अगर हम बात करें इसको, कोवैक्सीन को किसने बनाया है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, तो भारत बायोटेक लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। इसके बारे में याद रखना है, एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल। बात करी गई है वैक्सीन आप कभी भी ले सकते हो, 24 घंटे में कभी भी ले सकते हो। जो पहले एक रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था टाइम का, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है, तो इस टाइम का रिस्ट्रिक्शंस जो है इसको हटा दिया जा रहा है। अब आप वैक्सीन कभी भी जाकर ले सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल छोटा सा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है, क्योंकि आशा ये है कि इस टाइप का जो आर्टिकल है इससे आने वाले टाइम पे एक एडिटोरियल जनरेट हो सकता है। ठीक है, बात क्या करी जा रही है, यूएस की एक थिंक टैंक रिपोर्ट है। यूएस ने अपनी एक रिपोर्ट जारी करी है, थिंक टैंक रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया जो भारत है, भारत के अंदर फ्रीडम कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, फ्रीडम जो है वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, पहले के मुताबिक देखें तो फ्रीडम काफ़ी रिड्यूस हुआ है। अब फ्रीडम रिड्यूस कैसे होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग इस आर्टिकल के ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ा सा डिटेल में पेज नंबर 10 के ऊपर, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एक आइडिया देता हूँ। देखो आज के टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलता है प्रोटेस्ट। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर प्रदर्शन हो रहा है तो सरकार क्या करती है, उस प्रोटेस्ट को दबाने की पूरी पूरी कोशिश करती है। कभी कभी वहाँ से लोगों को अरेस्ट भी कर लिया जाता है, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर देखा जाता है लोगों को निकाल कर अरेस्ट कर लिया जाता है, उन पर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं, मतलब बिना कुछ करे देशद्रोह के चार्ज लगा दिए जाते हैं। ठीक है, सरकार के खिलाफ यहाँ पे कुछ आवाज़ उठाई जा रही है तो उसके खिलाफ देशद्रोह के चार्ज लग जाते हैं। आप लोग ये देखोगे इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल जाती है। तो वो इसी के ऊपर बात करी गई है। कहीं ना कहीं अब की बार क्या हो रहा है, फ्रीडम जो है वो थोड़ा सा सप्रेस हुआ है, और वो करा गया है सप्रेस करंट गवर्नमेंट के द्वारा। ये सारी चीज़ें यूएस की एक थिंक टैंक रिपोर्ट है उसके द्वारा बताया गया। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखो यार, पेज नंबर 8 पर ये कुछ आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेगा, ये हमने बिल्कुल अभी पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किया है। बात करी गई है कोवैक्सीन काफ़ी बढ़िया काम कर रही है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो 81% तक बढ़िया चल रही है। ओके,
उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स रिलेटेड आर्टिकल आपको नहीं पढ़ने, मैं बार बार कहता हूँ पॉलिटिक्स रिलेटेड के आर्टिकल्स के ऊपर आपको नहीं जाना। आप देख पाओगे ये सारे आर्टिकल वैसे ही हैं, तो आपको इनको नहीं पढ़ना है। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। आज आर्टिकल्स हमारे इतना दम नहीं है, देखोगे आप सारे वैक्सीन से रिलेटेड आए हैं, वैक्सीन वैक्सीन, ठीक है, फिर अगेन नीचे वैक्सीन, कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये इतने आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक होता है ना, आपने अगर सिलेबस पढ़ा हो अच्छे से, यूपीएससी का आपको सिलेबस क्लियर हो, तो आप लोग देख के पहचान जाते हो यार ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर आर्टिकल के बारे में एक आइडिया लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये होता है ना कि फिर अगले दिन कुछ आर्टिकल आता है तो हमें पहले का नहीं पता होता, तो उस वजह से यहाँ पर एक छोटा सा आइडिया लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको यहाँ पर इसका बताता हूँ क्या बोला गया है। अभी हम लोगों ने बात करी है इसके बारे में, जो वैक्सीन है वो ली जा सकती है 24 घंटे में कभी भी, ऐसा हमारा सेंटर बोलती है, केंद्र सरकार बोलती है। जो टाइम का रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, उस रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। आप लोग देख पाओगे उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन्होंने वेडनेसडे में बार बार बोला कि जो गवर्नमेंट है वो हैड डन अवे विद द 9 AM टू 5 PM टाइमलाइन फॉर गिविंग कोविड-19 वैक्सीनेशन, जो ये टाइमिंग पीरियड था। लेकिन अब जो बेनिफिशरीज़ हैं वो क्या करेंगे, बेनिफिशरीज ले सकते हैं इस वैक्सीनेशन का, इस वैक्सीनेशन को राउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटे में कभी भी आप इस वैक्सीनेशन को प्राप्त कर सकते हो। ओके, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है, क्योंकि यहाँ पे कोशिश हमारी ये है कि हम जल्द से जल्द वैक्सीनेशन देकर इस कोविड-19 पैंडमिक से फ्री हो जाएं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर ये वाला देख पाओगे, बात करी गई है ऑल हु आर एलिजिबल शुड टेक वैक्सीन सेज प्रेसिडेंट। तो हमारे प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं, कौन है प्रेसिडेंट, हमारे रामनाथ कोविंद हैं, कि भाई जो भी एलिजिबल है, क्योंकि आज के टाइम पर आप देखोगे हुआ क्या है, देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। सेकेंड फेज चालू है और हम लोग अब जो ओल्डर पीपल हैं उनको वैक्सीन दे रहे हैं, ठीक है, 60+, ठीक है, 60 एज वाले और 45+ वाले विद द कोमोबिटीज़। कॉर्मोबिटीज़ मतलब कि आप देखोगे कि मतलब जो किसी को कोई बीमारी है तो वो अपना सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ लेकर जाएगा, देन जो है आपको यहाँ पे वैक्सीन मिलेगी। तो अगर कोई भी एलिजिबल है, क्योंकि इसके पीछे कुछ क्राइटेरियाज दे रखे हैं, मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं चर्चा करूंगा कि क्या क्या क्राइटेरिया है, आप कैसे वैक्सीन को ले सकते हो, ठीक है। टाइम नहीं मिलता है तो जैसे ही मिलता है तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हम अगर समझने लगे तो लगभग 10-11 मिनट ये टॉपिक खींच जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ज़्यादा इस पर डिटेल बनी जाते हैं, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पर इतने पर्टिकुलरली एज वाले, अब यहाँ पे कोई भी अगर एलिजिबल है, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर उनकी एलिजिबिलिटी आ चुकी है कि वो लोग वैक्सीन ले सकते हैं, सारे उनके पास सारी चीज़ें हैं, उनका हेल्थ का सर्टिफिकेट है, तो वो जाएं, उनको वैक्सीन लेनी चाहिए, ऐसा हमारे प्रेसिडेंट ने बोला है यहाँ पर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर ये देखोगे, अगेन कोविड-19 पैंडेमिक के द्वारा इसके बारे में बताया गया है। जो 6 राज्य हैं वहाँ पर लगातार केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे आर्टिकल, इस वाले आर्टिकल को हम लोग पिछले लगभग 10 दिन से कवर कर रहे हैं, तो 10 दिन से इन राज्यों के अंदर केसेस डेली बेसिस पे निकल रहे हैं, ठीक है। तो कोविड-19 के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, आप देख पाओगे 14,989 नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। महाराष्ट्र टॉप कर रहा है विद द 7,863 केसेस, 7,863 केसेस से महाराष्ट्र टॉप पर है। ये काफ़ी तेज़ी से लास्ट 24 घंटे में इतने केसेस निकल कर आ रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे न्यू केसेस हैं, सॉरी ये। उसके बाद कौन कौन से 5 राज्य हैं जो कि बिल्कुल टॉप पर हैं, आप लोग देख पाओगे। एक तो हो गया महाराष्ट्र, ठीक है, और उसके बाद केरला, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, ठीक है, और भी हैं यहाँ पर 5 से ज़्यादा ही हैं, कर्नाटका भी है। तो यहाँ पे लगातार बात ये करी जा रही है कि केसेस जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोविड-19 के। पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। लगातार जो है केसेस इसमें इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अगेन यहाँ पर वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, आप लोग यहाँ पर इसको छोड़ सकते हो। फिर यूपी वर्किंग टू इम्प्रूव वैक्सीन एक्सेस, ठीक है, अगेन वैसी आर्टिकल आप लोग इसको इजीली छोड़ सकते हो। यार आज के आर्टिकल में कुछ इतना दम नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर ये वाला देखोगे, ये वाला आर्टिकल कुछ सही है, बात करी गई है लिंग्विस्टिक बैरियर्स के बारे में। तो अब यहाँ पर देखो, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इनके द्वारा बोला गया, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, अभी आप लोगों को मालूम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई गई थी, और ये फोकस करती है लर्निंग इन ऑल लोकल लैंग्वेजेस। कोई भी लोकल लैंग्वेज हो उसके अंदर आप लोग अच्छे से सीख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर एक ही लैंग्वेज थोप दी जाएगी। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो लिंग्विस्टिक बैरियर्स हैं, जो भी परेशानियां थी इससे रिलेटेड, ये नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, मतलब कि ऐसा होता है ना यार कि हाँ आपको इंग्लिश ही पढ़नी है, सभी लोगों को ये चीज़ तो इंग्लिश तो कंपलसरी है, सभी जगह ये होनी चाहिए, तो वो चीज़ नहीं है। तो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी लाई गई है इसमें काफ़ी बढ़िया काम करा गया है कि जो लोकल लैंग्वेजेस, जो भी लोकल लैंग्वेजेस है उसमें आप लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हो, उसमें आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली वो वही उसी चीज़ के बारे में बात करी गई कि जो कंट्री की एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, शुड ब्रेक थ्रू लिंग्विस्टिक बैरियर्स in order to ensure that those in rural areas from poor homes were not deprived of opportunities to let their talent flourish। देखो होता क्या है कि यहाँ पे बेसिकली बात करी गई है पुअर होम्स की। जो भी गरीब लोग हैं रूरल एरियाज़ में, गांव वाले एरियाज़ में आप लोग देखोगे तो अफोर्ड नहीं कर पाते इतना, और तो वहाँ पर आप लोग देख पाओगे काफ़ी सारा लिंग्विस्टिक बैरियर्स भी देखने को मिलता है कि भाई बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर इंग्लिश सिखाई जाए या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ ना हो। बच्चा जो है वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए और उसमें वो ज़्यादा बेटर सीख पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये बोला गया है कि हाँ कंट्री को इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से फोकस करना चाहिए, काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। ओके, इससे क्या होगा अगर आपने लोकल लैंग्वेज में सीखोगे। देखो होता क्या है ना यार, अपने को जो नहीं आता उसमें इंटरेस्ट कौन लेगा, नहीं लेता कोई भी इंटरेस्ट। अपने को जो काम बढ़िया लगता है उसमें तो इंटरेस्ट लेगा ही, भाई सुबह 4 बजे उठ के भी काम करेगा वो, है ना। तो वही चीज़ें होती हैं, अगर आप लोकल लैंग्वेज में पढ़ते हो तो आप काफ़ी बढ़िया लगेगा कि हाँ भाई अपनी लैंग्वेज में पढ़ लें, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, वहीं दूसरी और कोई और लैंग्वेज पढ़ने लगोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो वही सारी चीज़ें बताई गई हैं, अपनी लैंग्वेज में पढ़ेगा बच्चा, उसके स्किल्स वगैरह ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होंगे, ज़्यादा अच्छी तरीके से वो काम कर पाएगा, है ना। ना उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था पेज नंबर 1 पे। बात करी गई है इंडिया जो है पार्टली फ्री है, पूरा मतलब पार्टली मतलब थोड़ा सा फ्रीडम वहाँ पे देखने को मिलता है, ऐसी यूएस की थिंक टैंक रिपोर्ट बोलती है। लेकिन आप यहाँ पर ये ज़रूर देखना है, ये पार्टली फ्री बोला जा रहा है, फुल फ्री नहीं बोला जा रहा है। तो मतलब कि इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं फ्रीडम जो है वो रिड्यूस हुआ है, तो फ्रीडम है इंडिया के अंदर वो रिड्यूस होता हुआ देखने को मिला है, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट ने बोला है, यूएस की रिपोर्ट जो आई है। और यहाँ पे आप देख पाओगे बात ये करी जा रही है जो प्रेस फ्रीडम होते हैं इनके ऊपर अटैक्स होते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, आप देख पाओगे, और जो भी रिपोर्टिंग है उसको कम से कम बनाया जाता है कि हाँ भाई सरकार के खिलाफ कोई रिपोर्टिंग हो नहीं। और बहुत सारे जो केसेस देखो, मतलब कि मैंने जैसा अभी आपको बताया है कि अभी हम लोग करंटली की सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, करंट की आज के टाइम पे क्या चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट आप लोग देख पाओगे। ठीक है, फार्मर की प्रोटेस्टिंग देख पाओगे, और आप देख पाओगे एक दिशा रावी वाला केस देख पाओगे। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलती है, और इनके ऊपर क्या कर दिया जाता है। दिशा रावी वाला केस बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, इन्होंने एक टूल किट, एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया था अपने सोशल मीडिया पे जिसके अंदर फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात करी गई थी। तो फिर सरकार ने क्या करा, यहाँ पर काफ़ी स्टेप उठाया, इनको कस्टडी वगैरह में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो कहीं ना कहीं सप्रेस होता हुआ नज़र आ रहा है, उसका कहीं ना कहीं हम लोग कम करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं दबा रही है सरकार। तो डिफेमेशन का केस लग जाता है, देशद्रोह का चार्ज लग जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग जाता है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें लग जाती हैं अगर आप लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलोगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बात करी जा रही है मोदी गवर्नमेंट क्रैक डाउन ऑन क्रिटिक्स। ठीक है, ऐसी रिपोर्ट बोलती है। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि हाँ बेसिकली बात क्या करी गई है, इंडिया में आज के टाइम पर जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ है। ओके, रिपोर्ट का मकसद ये है कहना। नाउ पेज नंबर 11 पर आओगे, ये एडवर्टीजमेंट रिलेटेड पेज है, आपको नहीं पढ़ना, मैं बार बार कहता हूँ 11 और 12 के ऊपर नहीं जाना। पेज नंबर 13 के ऊपर आएंगे, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। तो बात करेंगे दुनियादारी के अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले अगेन वही आप कह सकते हो जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, म्यांमार के अंदर क्या सिचुएशन है। एटलीस्ट जो है 38 प्रोटेस्टर्स आज के टाइम पर उनकी जान चली गई है। म्यांमार के अंदर हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। क्यों? म्यांमार में आ चुका है मिलिट्री कू। ठीक है, मिलिट्री कू आया है। अब ये मिलिट्री कू क्या होता है, मिलिट्री अपना रूल करती है, मिलिट्री अपना शासन ले आती है। वहाँ पे कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, मतलब कि कोई जैसे सॉरी डेमोक्रेसी होती है कोई भी वहाँ पर, तो उसको जो है वहाँ पर मिलिट्री उसको हटाकर अपना रूल लेकर आती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मिलिट्री कू, जिसको तख्ता पलट भी बोला जाता है। तो मिलिट्री ने ऑब्वियस सी बात है म्यांमार के अंदर ये करा है, जो कि पूरे की पूरी दुनिया आज के टाइम पर म्यांमार को क्रिटिसाइज़ कर रही है, और वहाँ पे जो डेमोक्रेसी वगैरह थी वो ख़त्म कर दी। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो पीपल ऑफ म्यांमार हैं, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई है बिल्कुल भी। वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर म्यांमार को सॉरी मिलिट्री को देखने को मिले, वो नहीं चाहते हैं वहाँ के लोग। तो वो लोग सब लोग बाहर रोड पर निकल आकर आ चुके हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, और लगातार प्रोटेस्ट जारी है। और उनका ये कहना है कि वापस से हम लोग को वही हमारी डेमोक्रेसी चाहिए, जो हमारी पहले पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, वही पार्टी हम लोगों को वापस से चाहिए।
है ना। तो उसकी आप देख पाओगे, उसी के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब लोग बाहर। तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर पुलिस भी है, सिक्योरिटी भी लगा रखी है, प्रोटेस्ट हो रहा है तो सिक्योरिटी भी लगाई जाएगी। तो उन्हीं के आपस के बीच में क्लैश देखने को मिल जाता है। अभी हमने देखा था काफ़ी सारे लोगों की जान गई थी, और अगेन एटलीस्ट जो 38 प्रोटेस्टर्स हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी जान चली गई है इस म्यांमार के क्राइसिस के अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल आप लोग देख पाओगे, इंडिया श्रीलंका के बारे में है। इसके बारे में हमने कल के, यानी कि कल के या फिर परसों के डेली करंट अफेयर के वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि सुबह 5:30 बजे अपलोड होता है। देखा करो इस वीडियो को, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का हम डिस्कशन करते हैं। हाँ, ये इस वीडियो के अंदर जो मैं आर्टिकल डिस्कस करता हूँ ना, वो बड़े बड़े चैनल बहुत बाद में लेकर आते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखा करो, है ना। ना उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंडियन एयरक्राफ्ट टेक पार्ट इन श्रीलंका इवेंट। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया। आप देखो, हमने पर 2 दिन पहले लिया है, द हिंदू में ये आर्टिकल आज आया है। बात करी जा रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने इंडियन एयरक्राफ्ट से हिस्सा ले रहे हैं श्रीलंका के इवेंट के अंदर। हम लोग अपना एयर शो दिखाने वाले हैं श्रीलंका के अंदर, ठीक है। एयर शो कंडक्ट करेंगे कहाँ पर, श्रीलंका में, कोलंबो में। और दूसरी बात यहाँ पे, ये क्या रीज़न है, क्या खुशी की बात है इसमें? खुशी की बात यह है, जो श्रीलंका एयरफोर्स है, इसकी हो चुके हैं 70वीं एनिवर्सरी, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसकी 70वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते करते यहाँ पर ये इवेंट हो रहा है। तो भारत से यहाँ पे हमारी इंडियन एयरफोर्स जा रही है, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हुए हम लोग नज़र आने वाले हैं। ओके, नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो यार आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है पेज नंबर 14, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन, इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल आप लोग देख पाओगे। बात करी गई है सेंसेक्स जो है थोड़ा सा रेट राइज होता हुआ नज़र आया है। तो बात यहाँ पर क्या है, देखो आर्टिकल में आप इतना ही जान लो सेंसेक्स क्या है, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, जिसको हम लोग शेयर बाज़ार बोलते हैं, ठीक है। सभी लोगों को मालूम होना चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में। अब स्टॉक मार्केट को हम लोग जब ट्रैक करते हैं तो कैसे देखते हैं, सेंसेक्स रेट देखते हैं, है ना, सेंसेक्स के पॉइंट देखते हैं, निफ्टी के पॉइंट देखते हैं कि हाँ क्या रेट चल रहा है मार्केट का, कैसी मार्केट चल रही है। तो सेंसेक्स बेसिकली क्या होता है, टॉप 30 कंपनीज जो कि इस शेयर बाज़ार में होती हैं, तो टॉप 30 कंपनीज ऑफ BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 30 कंपनीज हैं, इनके ऊपर हम लोग देखते हैं, इनके बेसिस पे सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं कि हाँ क्या सिचुएशन चल रही है मार्केट की। ये टॉप 30 कंपनीज अगर ग्रो कर रही हैं तो हाँ मार्केट की सिचुएशन ग्रो कर रही है, अगर डाउन चल रही है तो डाउन चल रहा है, ठीक है। तो सेंसेक्स अभी फिलहाल यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। सेंसेक्स के बारे में आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़ निफ्टी के बारे में क्लियर कर लेना। निफ्टी से आप याद रखना, निफ्टी 50 कहते हैं हम लोग। तो सेंसेक्स में क्या करते हैं, हम लोग टॉप 30 कंपनीज को देखते हैं। निफ्टी के अंदर हम लोग बात करते हैं टॉप 50 कंपनीज की ऑफ NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे बात करी जाती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, यहाँ पर बात करी जाती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, ठीक है। तो कौन कौन इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, नॉलेज है किसी को तो फिर ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। ज़रूर बताना मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कौन कौन करता है और कितनी नॉलेज है, या फिर जानने के इच्छुक हो तो मैं कभी वीडियो बनाऊंगा स्टॉक मार्केट के ऊपर, कैसे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जानने के इच्छुक हो तो मुझे ज़रूर बताना नीचे कॉमेंट सेक्शन में कि हाउ टू इन्वेस्ट इन दी स्टॉक मार्केट। ज़रूर बनाऊँगा मैं वीडियो, ठीक है। मुझे बहुत मतलब पसंद है स्टॉक मार्केट ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल में आते हैं, यहाँ पे बात करी जा रही है स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम विल बूस्ट जियो भारतीय मार्केट शेयर। अब यहाँ पर स्पेक्ट्रम ऑक्शन आप लोगों को देखने को मिला है, जिसमें हम लोग बोलते हैं ना नीलामी होती है, बोली लगाई जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे देखने को मिला, तो जो जियो है, जियो ने काफ़ी ज़्यादा बोली लगाई है, और उसकी वजह से यहाँ पे जियो का बात करी जा रही है, मार्केट शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बूस्ट हो सकता है आने वाले टाइम पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जियो के पास अब ज़्यादा पावर आ चुकी है, अब जियो ज़्यादा अच्छा से वर्क करेगा, क्योंकि ऑक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा दे के यहाँ पर जियो ने कितने रुपए में आप कह सकते हो बोली लगाई है, 77,814 करोड़ रुपए में यहाँ पे लगाई है कि ये क्या करेगा, मेगा हर्ट्स वाली फ्रीक्वेंसी लेगा। मतलब कि ये क्या होता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है कल के वीडियो में। होता क्या है, ये जो ऑक्शन है, ये जो नीलामी होती है, इसमें हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑक्शन, ठीक है। ये जो ये वाला ऑक्शन है, इसके अंदर क्या होता है, जो सरकार है वो उसके पास आप कह सकते हो टेलीकॉम रिलेटेड सारे मेगा हर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, इनको सेल करती है कि कौन कौन सी कंपनीज जो हैं। बेसिकली क्या होता है ना स्पेक्ट्रम में, पहली बात आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, आप अपने दोस्त को कॉल लगाना चाहते हो दूर, तो कैसे लगाओगे, जो आपके पास टावर है
वो क्या करता है, एयरवेव्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके पास एयरवेव्स होती हैं, तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है इस एयरवेव से कनेक्ट होता है। फिर अगर आपका दोस्त अगर दूर रह रहा है, 1,000 किलोमीटर दूर रह रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे एक टावर होगा, वो वहाँ पे एयरवेव्स होंगी, तो इस एयरवेव्स के थ्रू चीज़ें कनेक्ट होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो एयरवेव्स हैं, फ्रीक्वेंसी है, ये सरकार के पास होती है, तो सरकार इनको सेल आउट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेल आउट करी गई हैं किसको, तो आप कह सकते हो इस ऑक्शन के अंदर दी गई है, नीलामी हुई है। तो जो जियो है, जियो ने सबसे ज़्यादा परचेज़ करा है, तो जियो ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है आने वाले टाइम पे मार्केट शेयर जियो का काफ़ी ज़्यादा तगड़ा बूस्टअप देखने को मिल सकता है। नाउ चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ और देखेंगे आज के एडिटोरियल्स को। नाउ आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज़ एडिटोरियल सेक्शन। तो आज के न्यूज़पेपर में 4-5 एडिटोरियल हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हैं हम लोग। यहाँ पे बात करी गई है इंडियन इकॉनमी के बारे में, तो डिस्कस करेंगे क्या हालत है इकोनॉमी की, कैसे ये हुई है। ये सिचुएशन पेंडेमिक की वजह से नहीं हुई है, कोरोना वायरस की वजह से हमारी इकोनॉमी डूबी नहीं है, इससे पहले से ही काफ़ी तेज़ी से डूबी है। वो क्या क्या रीज़न थे, इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इस आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे कि जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में बात करी गई है, अगेन वही पुराना सा आर्टिकल। उसके बाद इस वाले आर्टिकल के अंदर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है रेप को लेकर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैं आपका ओपिनियन भी जानूंगा इसके बारे में ना। उसके बाद एडिटोरियल सेक्शन में जो लास्ट एडिटोरियल है वो हम ये कवर करने वाले हैं। बात करी गई है अभी जो मार्स मिशन पे, मार्स 2020 पे जो नासा का मिशन गया था, ठीक है, नासा ने अपना मिशन सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया है, उसके बारे में बात करी गई है। मैं आपको इस मिशन के बारे में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है, इस एडिटोरियल के अंदर। उसके बाद लास्ट में जो उत्तराखंड के अंदर डिज़ास्टर देखने को मिला है, वैसी सिचुएशन टेक्सास के अंदर देखने को मिल रही है कि वहाँ पर कोल्ड ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब सर्दी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हम डिस्कस करेंगे कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस एडिटोरियल से बात करी गई है यहाँ पर वैक्सीनेशन के बारे में। तो अभी आप लोगों को मालूम है सेकेंड फेज़ जो है वैक्सीनेशन का स्टार्ट हो चुका है और हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया वैक्सीनेशन को देना। दूसरी बात, हम लोग सबसे ज़्यादा अब फोकस करने वाले हैं जो भी ओल्डर पीपल हैं उनके ऊपर, जिनकी एज 60 है या फिर 45 प्लस है, लेकिन 45 प्लस वालों के साथ कोमॉर्बिडिटीज़ होनी चाहिए, मतलब कि उनका हेल्थ केयर सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, उनके पास उनको कोई पहले से बीमारी तो नहीं है, कोई डिजीज़ तो नहीं है, तो ये सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए और फिर उसके बाद जो है उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब आप कह सकते हो, प्राइम मिनिस्टर को भी शॉट लग चुका है, हमारे प्रधानमंत्री को भी ये टीका लग चुका है, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट ये बोलते हैं कि आप लोगों को ये करना ही चाहिए, अगर आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होता है, आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, तो जाओ ज़रूर जाकर इस वैक्सीन को लगवाओ, आपको ढेर सारा फ़ायदा ही इसका होने वाला है। ओके, रजिस्टर करने के लिए आप लोगों को मालूम है कोविन ऐप है, कोविन ऐप पर आप लोग जाकर रजिस्टर कर सकते हो, कोविन वेबसाइट से आप लोग इन वैक्सीन्स को एक्सेस कर सकते हो। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आता है नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है। बात करी गई है डिस्ट्रेस सेल ऑफ नेशनल एसेट इन अनवाइज। ये इस पर स्ट्राइक लग गया है, लाइन लग गई है ऐसा मत सोचना कि इस आर्टिकल को कट कर रखा है ना। नाउ यहाँ पे बात करी गई है बेसिकली इंडियन इकोनॉमी की। तो सबसे बड़ी बात, हमारी इकोनॉमी की धज्जियाँ उड़नी कब से चालू हुई हैं, तो आपको यहाँ पे तारीख दे रखा है 8 नवंबर 2016। याद आ गया होगा क्या हुआ था, 8 नवंबर 2016 को हुआ था डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, फिर डीमोनेटाइजेशन के बाद आ गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो भाई जैसी डीमोनेटाइजेशन आया काफ़ी सिचुएशन ख़राब हो चुकी थी, उसके बाद जीएसटी आया, सिचुएशन और बेकार हुई। कोविड-19 पेंडेमिक आया तो भाई जले पे नमक, उसके बाद तो यहाँ पर और सिचुएशन ख़राब हो गई है और सारी चीज़ें यहाँ पर आप कह सकते हो हमारी जो इकॉनमी है वो और बुरी तरह से हिट हो चुकी है। हमने अभी पढ़ा भी था, जो हमारी क्वार्टर वन और क्वार्टर टू वाली इकॉनमी है, क्वार्टर वन और क्वार्टर टू की इकॉनमी काफ़ी बुरी चल रही थी, माइनस में ग्रो कर रही थी, लेकिन जो क्वार्टर थ्री में हमारी इकोनॉमी आई है वो काफ़ी, आप कह सकते हो कि अच्छा ग्रो करने वाली है। अभी जो इंडिकेशन मिल रहा है क्वार्टर थ्री के अंदर 0.4% से ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पर क्वार्टर वन और क्वार्टर टू के अंदर नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही थी। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें ये क्वार्टर क्या होता है, तो एक साल के अंदर बेसिकली 4 क्वार्टर होते हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जो इकोनॉमी के अंदर हम लोग बात करें तो क्वार्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर हमसे बोलते हैं। ठीक है, तो साल कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इकोनॉमी के अंदर बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर।
तो एक साल के अंदर बेसिकली 4 क्वार्टर होते हैं, आप लोग देख पाओगे 3 3 महीने करके। अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गया, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर हो गया, और फिर उसका जनवरी फरवरी मार्च, तो पूरे साल के अंदर 4 क्वार्टर हो गए। अब बात करी जा रही है क्वार्टर 1 की, तो क्वार्टर 1 में आप लोग बात देखोगे तो इकोनॉमी जो है हमारी वो काफ़ी हिट कर चुकी थी, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था। साल 2020 की बात चल रही है ना, क्योंकि 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021, तो ये हुआ हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो अब अगर हम बात करें पिछले साल क्या हुआ था, अभी कोविड-19 पैंडमिक आ चुका था, हमारी इकॉनमी पूरी तरह से हिट हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा टाइम और गुजरा और ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी, इकोनॉमी हमारी नेगेटिव में ग्रो कर रही थी। नाउ अब जब क्वार्टर 3 का थोड़ा बहुत डेटा आया है, क्वार्टर 3 में बताया गया, यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है 0.4% से। अब यहाँ पर इसका डेटा आएगा आने वाले टाइम पे, तो हम लोग थोड़ी सी और ग्रोथ देख सकते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारे आप कह सकते हो जर्नल्स पब्लिशिंग ये सारी हो रही है कि यहाँ पर बताया जा रहा है आने वाले टाइम पे हम लोग इसमें और ज़्यादा ग्रोथ हमें और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ओके, दूसरी बात क्या करी जा रही है यहाँ पर, पीएसयूज़ की बात करी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर सरकार क्या कर रही है ना, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब खत्म करके प्राइवेट कर रही है। ठीक है, तो ये जो प्राइवेटाइजेशन है इसका भी काफ़ी बड़ा लॉस आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है, और आने वाले टाइम में उसका लॉस भी देखने को मिलेगा। तो हमारा बेसिकली यहाँ पे बात करी गई है मोदी गवर्नमेंट की, जो करेंटली हमारी गवर्नमेंट चल रही है, तो इनका ही नाम लिया गया है। आप कह सकते हो कि हम लोग क्या करते हैं ना, जिन हम लोग मोदी गवर्नमेंट ऐसे ही नाम लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ऑथर के द्वारा बोला गया है जो भी पीएसयूज़ वगैरह हैं वहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट, कहीं कहीं पर आप लोग डिसइन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, प्राइवेटाइजेशन देखने को मिलेगा। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि मान लो सरकार के पास कोई ये चीज़ है, कोई बॉडी है, मान लो कि सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास, डिसइन्वेस्टमेंट का टर्म समझ लेना, गवर्नमेंट के पास एयर की कंपनी है। ठीक है, मान लो एयरप्लेन की कोई कंपनी है, तो क्या करेगी, इसके पास अभी इस समय सरकार के पास 100% शेयर है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, इसमें से 49% तक शेयर को बेच देगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप कह सकते हो जब इसके शेयर को बेच दिया तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। यहाँ से आप कह सकते हो अब क्या होगा, जो 49% शेयर है ये बेचेगी किसको, प्राइवेट वालों को, तो उन प्राइवेट्स को बेच देगी। तो वहाँ पर अब ये कहलाता है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि मतलब आधा जो है डिसइन्वेस्ट कर देना। ऐसे इस तरीके से आप लोग देख पाओगे आधा हाथ प्राइवेट में चला गया, तो बहुत सारी जॉब्स भी जो हैं यहाँ पर चली जाती हैं, तो आप लोग देख पाओगे। उसके बाद करंटली गवर्नमेंट के उसमें देखें तो बैंक काफ़ी ज़्यादा डेंजर के अंदर हैं। बैंक काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो 2014 15 2019 20, फिर उसके बाद काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। 2014 15 के टाइम पर जो एनपीए क्राइसिस है वो बहुत कम हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पर देखें तो एनपीए क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे ये एनपीए क्राइसिस क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। देखो इकोनॉमी की टर्म्स कितनी सारी आ रही हैं, है ना, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया और भी चीज़ें हो गई, क्वार्टर कैसे काउंट करते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म आ गई है एनपीओ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। होता क्या है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो ये एक बैंक है, ठीक है, बैंक कैसे चलता है आप लोगों को, सभी लोगों को मालूम है। बैंक क्या करता है, पीछे से लोन दे देता है किसको, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो भी चाहता है कि हाँ अपनी कंपनी खड़ी करना चाहता है, बैंक उनको लोन दे देता है। ठीक है, खूब तगड़ा तगड़ा भारी भरकम लोन देता है और इनसे खूब तगड़ा इंटरेस्ट भी लेता है। ठीक है, जो ब्याज होता है वो भी बहुत हायर रेट पर लेता है। अब बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है, बैंक कैसे देगा, बैंक के पास पैसा कैसे आया कि जो उसको देगा, लोग जमा करते हैं। हम लोग जो पीपल होते हैं हम लोग क्या करते हैं, बैंक के अंदर पैसा जमा करते हैं। ठीक है, अब यही पैसा उठाकर ये इंडस्ट्रियलिस्ट को देता है और इस पे जो ब्याज आता है ये बहुत हाई रेट का ब्याज लेता है। ठीक है, फिर हाई रेट का जो ब्याज आता है इस पे से आपको थोड़ा सा ब्याज आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, ये पूरा ब्याज आप लोगों को नहीं मिलता है, इसमें से कम ब्याज आप लोगों को मिलता है। जो बाकी जो बचा हुआ होगा वो बैंक का प्रॉफिट हो गया, उसके बेसिस पे हमारा बैंक चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट आए, वही लोन मांगा। अब क्या हुआ, वो जाकर उसकी जो इंडस्ट्री वाले जो भी था उसने इंडस्ट्री लगाई, कंपनी लगाई, उसकी कंपनी डूब गई, उसकी कंपनी डूब गई। अब यार वो हो गया पूरा का पूरा इंसॉल्वेंट हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं दिवालिया। ठीक है, उसका दिवालिया निकल गया। तो अब क्या होगा, उसके पास कोई पैसा है नहीं, तो वो क्या करे, अब वो कहाँ से देगा बैंक को पैसा। ठीक है, बैंक क्या करे, बैंक भी क्या कर सकती है, सारे उसके जो भी एसेट वगैरह मतलब सबको करने के बाद भी उसके बाद इतना पैसा नहीं है, तो भी क्या करे बैंक, जब उसके पास पैसा नहीं है तो उसको बोलते हैं हम एनपीए क्राइसिस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अब बैंक के पास पैसा नहीं आया तो बैंक पीपल को कैसे देगी, बैंक भी कहीं ना कहीं डूब जाएगी। तो ऐसा केस आप लोगों को अभी देखने को मिला था हाल ही में येस बैंक के साथ। ठीक है, और भी बैंक्स हैं जो भी ऐसे केस में फंस जाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारा एनपीए उनका बढ़ जाता है। देखो मैंने एनपीए का येस बैंक का नाम लिया और येस बैंक का नाम यहाँ पे हाजिर हो गया। ठीक है,
तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है। तो बैंक क्राइसिस भी काफ़ी बड़े हैं, एनपीए क्राइसिस भी काफ़ी बड़ा है, तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज जैसी इकोनॉमी डूब रही है वैसी डूबती रहेगी। उसके बाद एट दी लास्ट बोला गया है, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने पुश करा है जो प्राइवेटाइजेशन है, आज के टाइम पर प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा जोर दिया है, प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज़ हुआ है, तो इससे काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ा है गवर्नमेंट पर। और उसके बाद अगर हम बात करें, इससे जॉब्स वगैरह जनरेट नहीं हो पा रही हैं। ऑब्वियस ही बात है, चीज़ों को प्राइवेट कर रहे हो तो प्राइवेट में जा रहा है सारी चीज़ें, तो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह भी जनरेट नहीं हो पा रही है। यहाँ लोग इतनी इतनी तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, यहाँ पे सरकार पूरी कोशिश कर रही है सब कुछ को प्राइवेट कर दिया जाए, ठीक है, अपने सर से प्रॉब्लम हटाना चाहती है। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो आई होप आप लोगों को पूरा आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ था वो उसका हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन किया है, फालतू चीज़ के ऊपर हम लोग नहीं भागे। नेक्स्ट आर्टिकल आता है रेप एंड मैरिज के बारे में, जल्दी से कवर करेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट अपनी आप कह सकते हो डिसीजन दिया था, किस चीज़ के ऊपर, एक आप कह सकते हो माइनर लड़की है जिसका किसी लड़के आप कह सकते हो मेल ने रेप कर दिया था, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि जो आप कह सकते हो ये रेप करा है, जिसने भी यहाँ पर जिस भी मेल ने ये रेप किया है, उसको शादी कर लेनी चाहिए इससे, ठीक है। कि उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है तुम शादी करोगे इससे, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग ये देख सकते हो, वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ही वुड मैरी अ गर्ल, जिसने यहाँ पे जिस लड़के का रेप करा है उसने, उससे क्या वो शादी करेगा। तो आप क्या सोचते हो यार, इस पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ, ठीक है। आप ज़रूर बताना, यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा, आप लोग बताओ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, क्या ये सही करा है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ये सवाल पूछा है, ये क्या सही करा है। मेरे नज़रिए में तो देखो यार कि अभी यहाँ पर वो बंदा इतना ज़्यादा वो कर रहा है, तो आने वाले टाइम पे अभी तो यहाँ पर ये रेप करा है उसने, और फिर आप पूरी तरह से उस लड़की को उसके हाथ में सौंप दे रहे हो, ठीक है। फिलहाल अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाद में बताऊँगा। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, क्या आपका सोच है इस आर्टिकल के ऊपर। ओके, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। और उसके बाद आता है पेज नंबर 7 के ऊपर, नेक्स्ट आर्टिकल बात करा गया है यहाँ पे नासा मिशन के बारे में, ठीक है। तो नासा मिशन क्या है, यहाँ पर जेजेरो क्रेटर क्या है, सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ। टेलीग्राम पर एक मैंने नोट्स डाल रखा है, वहाँ से हम लोग कवर करेंगे इसको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से निकाल रखी हैं, वहाँ पे हम लोगों ने डाल रखी हैं, तो वहाँ से हम लोग उसको कवर करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, ठीक है। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है हमारा प्रेजरवेरेंस नासा मिशन टू मार्स, ठीक है, ये वाला आर्टिकल है। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको आप जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो। कौन से टॉपिक के अंदर में आएगा, अवेयरनेस इन स्पेस के। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इस टॉपिक का, जो नासा है, नासा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसने लॉन्च कर दिया है अपना मार्स 2020 का मिशन। इसमें प्रेजरवेरेंस रोवर पहुंचा है मार्स के ऊपर, ठीक है। रोवर क्या है मैं भी आपको बताता हूँ, ये है रोवर। इस तरीके की चीज़ मार्स के आप कह सकते हो सरफेस पर पहुंची है, और इसने वहाँ पे सैंपल वगैरह कलेक्ट किए हैं। सैंपल कलेक्ट करने के बाद, पिक्चर्स लेने के बाद यहाँ पर वापस से ये अर्थ पर आएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में, तो रोवर क्या है मैंने भी आप लोगों को बता दिया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये क्या है कि यार ये जो थर्ड लॉन्च है इस टाइप का, ये जो मार्स के ऊपर, ये हमारे इस महीने का तीसरा लॉन्च है, ठीक है। अब ये तीसरा लॉन्च है, इससे पहले क्या है, यूएई का होप मिशन था, और उसके बाद चाइना का तियानवन-1 स्पेस क्राफ्ट था। नाउ नासा का ये नेक्स्ट मिशन है, तो मार्स पर ये तीसरा मिशन है। जो रोवर मार्स है ये कब पहुंचा, 18 फरवरी 2021 को ये मार्स के ऊपर पहुंचा है, मंगल ग्रह पे पहुंचा है। और प्लान ये करा जा रहा है कि आप वहाँ से क्या होगा, पहली बात मार्स पर कौन से एरिया पे पहुंचा है, वो एरिया है जेजेरो क्रेटर, ठीक है। जेजेरो क्रेटर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो क्या है, तो जहाँ पर ये प्रेजरवेरेंस रोवर लैंड हुआ है, जो हमारा मंगल मिशन है उसके ऊपर। अब यहाँ पे मोस्ट आप कह सकते हो ये जो मिशन है इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो प्रेजरवेरेंस है, ये जो रोवर गया है, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेकर गया है, जैसे कि मॉक्सी हो गया, मार्स ऑक्सीजन, इजरू एक्सपेरिमेंट लेके गया है। इससे क्या करेगा वो, आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर करेगा। जो मंगल ग्रह है वहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है। तो इसका मेन मकसद ये है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, ये साथ ही साथ आप कह सकते हो यहाँ पर एक इंजन्यूनिटी फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर, छोटा हेलीकॉप्टर लेकर गया है, जो कि मार्स के ऊपर यहाँ पर ये आप कह सकते हो छोड़ा जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि जो आप कह सकते हो रोवर है वहाँ से क्या लेकर आएगा, रॉक सैंपल्स लेकर आएगा। मार्स जो मंगल ग्रह है वहाँ से जो भी सैंपल होंगे वो सैंपल लेकर आएगा, जिसके ऊपर रिसर्चिंग वगैरह करी जाएगी, है ना। उसके बाद
कुछ और मिशंस आप लोग देख पाओगे। इसका क्या मिशन है, एक मिशन क्या क्या है मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। एक एक्सपेरिमेंटल हेलीकॉप्टर को डिलीवर करने का इसका मिशन था। मार्स का क्या क्लाइमेट है उसके ऊपर रिसर्च करना है, और वहाँ से अगर हम लोग कुछ सैंपल वगैरह अच्छी तरीके से लेकर आ सकते हैं तो जो सैंपल्स, डस्ट सैंपल्स लेकर आया जाएगा पृथ्वी के ऊपर, उसके ऊपर अच्छी तरीके से रिसर्च वगैरह करी जाएगी और हम लोग बहुत कुछ जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में, है ना। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है क्लाइमेट एंड कॉन्शियस के बारे में। तो यहाँ पर बात करी गई है उत्तराखंड फ्लड के बारे में। तो इस आर्टिकल को मैं कल डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी यहाँ पर 34 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है, तो मैं नहीं चाहता ये वीडियो जो है 40 मिनट की बन जाए। तो हम लोग इस आर्टिकल को कल डिस्कस करेंगे और कार्टून पिक्चर भी कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमारे पिछले 2 आर्टिकल्स का बैकलॉग लगा हुआ है, मुझे मालूम है, टेंशन मत लो, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। मैं संडे को जो है टाइम मिलेगा, मैं वो 2 आर्टिकल्स भी कवर कर दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लो बिल्कुल भी। यहाँ पे आपको आर्टिकल्स कवर करने की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं आपको यहाँ पर कवर करके ज़रूर दूंगा। तो मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हाँ, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलो आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।